स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज चुके हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। और प्रहार में आइए सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब इंतजार है 23 नवंबर का। उसके पहले महाविकास आघाड़ी में खटपट शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान से हुई। नाना पटोले ने दावा किया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और ये सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने नाना पटोले के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा है कि अगर नाना पटोले ने ऐसा बयान दिया है तो कांग्रेस नेतृत्व को उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर देना चाहिए। तो अभी वोटिंग हुए एक दिन बीता है, 23 नवंबर को रिजल्ट आने हैं, लेकिन उससे पहले ही महाविकास आघाड़ी को अगर बहुमत मिलता है तो कौन बनेगा महाविकास आघाड़ी का संयुक्त चेहरा, इसको लेकर घमासान शुरू हो गया है, बयानबाजी शुरू हो गई है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। तो अब देखिए, वोटिंग के बाद से नाना पटोले लगातार दावा कर रहे हैं। नाना पटोले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिलेगा और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसी पर संजय राउत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। अब आइए आपको यह भी समझा देती हूं कि कल महाराष्ट्र में वोटिंग रही कैसी, वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत मतदाता अपने घरों से बाहर निकले। तो चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में इस बार 65.08% मतदान रहा। यह आंकड़ा पिछले चुनाव के मुकाबले 3.34% ज्यादा है। पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 61.74% वोटिंग हुई थी। इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में 61.39% वोट डाले गए थे। माना जा रहा है कि महायुति और महाविकास आघाड़ी के आक्रामक चुनाव प्रचार का वोटिंग परसेंट पर असर पड़ा है और इस वोटिंग परसेंट को दोनों ही गठबंधन अपने अपने लिहाज से मुफीद मान रहे हैं। जहां एक तरफ महायुति को यह लग रहा है कि जो वोटर लोकसभा चुनाव में बाहर नहीं निकला वो वोटर इन विधानसभा चुनाव में बाहर निकला है, तो महाविकास आघाड़ी को यह लग रहा है कि इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर है। आपको हमने महाराष्ट्र का वोटिंग परसेंटेज दिखाया। अब आपको मैं महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट वाइज वोट परसेंटेज भी दिखाती हूं। आपको बताती हूं किस जिले में कितना वोट जो है वो पड़ा है। अहमदनगर की बात कर लीजिए तो 71.73% वोट यहां पर पड़ा है। बीड की अगर आप बात करिए 67.76% यहां पर वोट पड़ा है। पंकजा मुंडे यहां की चेहरी हैं। धुले की बात करें तो 64.70% वोट परसेंट रहा। जलगांव की बात करें तो 64.42% वोट परसेंट रहा। वहीं अकोला की बात करें तो यहां पर भी 64.98% वोट परसेंटेज रहा। भंडारा की अगर आप बात करेंगे तो 69.42% यहां का वोट परसेंटेज रहा। गढ़चिरौली 23.68%, सबसे ज्यादा गढ़चिरौली का ही मत प्रतिशत अभी तक नजर आ रहा है। हालांकि कोल्हापुर में 76% वोट परसेंटेज रहा है। जालना में 72.30%, अमरावती में 65.57%, बुल्ढाड़ा में 70.32%, गोंदिया में 69.53%, औरंगाबाद में 68.89%, चंद्रपुर में 71.27%, हिंगोली में 71.10% और लातूर में 66.92%। यानी जो एवरेज है तमाम सीटों का वो 60% तो कम से कम मतदान हर सीट पर हुआ ही है। और ये मतदान फीसद कई जिलों में 70 को भी क्रॉस कर चुका है, जैसे कि अहमदनगर में, गढ़चिरौली में, जालना में, कोल्हापुर में, बुल्ढाना में, चंद्रपुर में, हिंगोली में। ये वो जिले हैं जहां पर मतदान फीसद 70 को भी क्रॉस कर चुका है। यानी कि यहां बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने अपना वोट कास्ट किया है। अब आपको यह समझाती हूं कि इस वोटिंग के मायने क्या हैं। अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो आखिर महाराष्ट्र की सियासत में इसका क्या असर है। देखिए, महाराष्ट्र में पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। माया नगरी मुंबई आमतौर पर वोटिंग को लेकर उदासीन रहती है, लेकिन यहां भी इस बार लोगों ने जमकर वोटिंग की है। मुंबई में 1995 के बाद सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 30 सालों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं या फिर लोकतंत्र
लोकतंत्र के लिहाज से जो हेल्दी आंकड़े हैं वो मुंबई से सामने आए, क्योंकि 1995 के बाद पहली बार इतना अधिक मतदान मुंबई में हुआ है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में भी जो वोटिंग है वो ठीक ठाक हुई है। 70 के आसपास ये आंकड़ा है, यानी कि 69.63 के आसपास ये आंकड़ा हो जाता है। कोल्हापुर की बात करेंगे तो कोल्हापुर के करवीर में सबसे ज्यादा 84.79% वोटिंग हुई है। तो माया नगरी में भी ठीक ठाक वोटिंग हुई है। शहरी इलाकों के मुकाबले अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ग्रामीण इलाकों में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, यानी ग्रामीण इलाकों में वोटर अपने घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों तक कल पहुंचा है। अब इस वोटिंग प्रतिशत के बाद जो एग्जिट पोल अभी सामने आए हैं वो भी आपको बता देती हूं। महाराष्ट्र को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल महायुति की सरकार बनने का अनुमान जता रहे हैं। लोक शक्ति मराठी रुद्र के एग्जिट पोल में महायुति को 128 से 142 सीटें मिलने का अनुमान है। देखिए, सर्वे लोक शक्ति मराठी रुद्र का है, ये महायुति को 128 से 142 सीटें दे रहा है, जबकि एमवीए की अगर आप बात करेंगे तो 125 से 140 सीटें दे रहा है। अन्य के खाते में 18 से 13 सीटें जा सकती हैं। मेट्राइज सर्वे की अगर आप बात करेंगे तो मेट्राइज सर्वे सीधे सीधे महायुति की सरकार बनने की तरफ इशारा कर रहा है। 150 से 170 यानी कि मैजिकल फिगर से ज्यादा सीटें महायुति की आ सकती हैं, यह अनुमान मेट्राइज सर्वे ने जताया है। जबकि एमवीए की अगर आप बात करिएगा तो एमवीए 110 से 130 सीटें पा सकती है, ऐसा अनुमान मेट्राइज के सर्वे में है। जबकि अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती हैं। पी मार्क की अगर आप बात करेंगे तो 137 से 157 सीटों का अनुमान महायुति के लिए जताया है। यहां पर भी महायुति की सरकार बन सकती है, बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। हालांकि एमवीए को अगर आप देखेंगे तो 126 से 146 का आंकड़ा एमवीए को भी मिल सकता है, ऐसा अनुमान जताया गया है। 2 से 8 सीटें मिल सकती हैं अदर्स को। पीपल्स प्लस का अगर आप सर्वे देखेंगे तो ये तो पूरी तरीके से क्लीन मेजॉरिटी दिखा रहा है महायुति को। 175 से 195 जो सीटें हैं वो महायुति को मिल सकती हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी 85 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि 100 का आंकड़ा महाविकास आघाड़ी पार करेगी, लेकिन मुश्किल से पार करेगी, ये सर्वे पीपल्स प्लस का बता रहा है। अदर्स के खाते में 7 से 12 सीटें जा सकती हैं। वहीं चाणक्य स्ट्रैटेजीज का सर्वे भी सामने आया, अनुमान सामने आया एग्जिट पोल का। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि 152 से 160 सीटें मिल सकती है महायुति को, यानी ये भी क्लीन मेजॉरिटी दे रहा है महायुति को। महायुति की सरकार बन सकती है, ऐसा अनुमान है। जबकि महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें मिल सकती है, 6 से 8 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। जेवीसी का सर्वे अगर आप देखेंगे तो इसने 150 से 167 सीटें दी हैं महायुति को, यह भी क्लीन मेजॉरिटी की तरफ इशारा कर रहा है। जबकि महाविकास आघाड़ी 107 से 125 सीटें जो है वो हासिल कर सकती है। 13 से 14 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। अब पोल्स ऑफ एग्जिट पोल अगर आप देखेंगे तो 149 से 165 सीटें महायुति को मिल सकती हैं। एमवीए को 114 से 132, अन्य के खाते में 9 से 13 सीटें जा सकती हैं। तो सिर्फ अगर लोक शक्ति मराठी रुद्र को अगर आप यहां से हटाएं तो बाकी तमाम सर्वे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि महायुति क्लीन मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सकती है। महाराष्ट्र में देखिए कुल 288 सीटें हैं और इसका फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। 2 दिन बाद अब इसके नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में महायुति और महाविकास आघाड़ी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। शिंदे सेना के नेता दीपक केसरकर ने कहा है कि हमारे 2.5 साल के विकास कार्य पर जनता ने अपना भरोसा दिखाया है। सर, फिर एक बार तमाम एग्जिट पोल आप लोगों की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। आखिर क्या वजह है, आपको लग रहा है कि जनता, अगर ये एग्जिट पोल सही हुए तो जनता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? एक तो जो रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था उससे लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त पोलराइजेशन ऑफ वोट्स नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ तो ये है जो आपको सबको मालूम है कि उस दिन के बाद ही जब लोकसभा का रिजल्ट हुआ, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पूरे तरह से वो लोगों में जा रहे थे, विविध योजनाएं ला रहे थे जो पब्लिक वेलफेयर के, और लोगों को बहुत भाया। या कितना बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे थे बड़े पैमाने पर मतदान देने के लिए इस बार महिलाएं घर से बाहर निकली थी। आपको लग रहा है ये आप लोग का फैसला गेम चेंजर हो सकता है इस पूरे मतदान में? जरूर हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 50% तो महिलाएं ही हैं और वो बहुत हैप्पी है कि उनको एक आधार मिल गया। और ये आधार बहुत ज़रूरी था
क्योंकि वही हैं जो घर चलाते हैं। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए, मतदान के लिए बाहर निकलने के लिए बड़े पैमाने पर महायुति की तरफ से कैंपेन चलाया गया था। आपको लग रहा है जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है उसमें ये एक फैक्टर हो सकता है? देखिए, जो एक रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा था सामने से, उसका ये जवाब है। वो बहुत ही ख़राब मैसेज था। अगर आप उसको पढ़े तो आपके समझ में आएगा कि दो समाज में हेट्रेट क्रिएट करने का एक कोशिश चल रही थी, तो उसको काउंटर करना ज़रूरी था। तो वो काउंटर शायद हो गया है, ऐसे मुझे लगता है। वोट जिहाद की अपील जो सज्जाद नुमानी की तरफ से की जा रही थी, उसका जो काउंटर प्रयास किया गया, तमाम हिंदू संगठन हो या साधु संत समाज हो, उसका असर आपको लग रहा है ये हुआ है? देखिए, एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। तो ये रिएक्शन नेचुरल था और इससे जागृति भी आ गई। बहुत सारे संगठन जो पॉलिटिक्स से अलग थे वो एक्टिव हो गए, तो इसका भी एडवांटेज जरूर मिलेगा। दीपक केसरकर दावा कर रहे हैं कि महायुति की सरकार बनेगी, तो संजय राउत कह रहे हैं कि एमवीए के 160 से ज्यादा सीटें आएंगी। महायुति के नेता राज्य में फिर से सरकार बनने की बात कह रहे हैं। साइना एनसी ने कहा कि एग्जिट पोल जितनी सीटें एमवीए को दे रहा है उससे आधा भी महाविकास अघाड़ी को नहीं मिलेगा। संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स हैं ही नहीं, और जिस आधार से एग्जिट पोल ने एमवीए को नंबर्स दिए हैं उससे आधे भी नहीं होंगे उनके। तो मैं उनको ये सलाह दूं कि सर, आपकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही। 2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का। कर दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, बुलेट ट्रेन देखिए, रिफाइनरी देखिए, कोस्टल रोड, मेट्रो, अटल सेतु, अनगिनत लिस्ट है। और मैं मानती हूं कि लोग प्रगति के लिए ही वोट करेंगे। इट इज द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो एग्जिट पोल के आंकड़ों को अपने अपने लिहाज से वेरीफाई किया जा रहा है और अपने अपने लिहाज से अपनी सरकार बनाने के मुफीद दोनों ही गठबंधनों की तरफ से बताया जा रहा है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी दिनेश मौर्य और साकेत राय इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश, एग्जिट पोल तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन एग्जिट पोल के इतर जो दोनों गठबंधन हैं उनके अंदर क्या हलचल नजर आ रही है? जो मत प्रतिशत बढ़ा है उसे लेकर कौन सबसे ज्यादा राहत में है, महायुति या महाविकास अघाड़ी? देखिए, लोकसभा चुनाव और हरियाणा के एग्जिट पोल का जो नतीजा हुआ उसको देखने के बाद दोनों ही गठबंधन जो है सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। इन एग्जिट पोल को देखने के बाद महायुति के नेता जरूर खुश है, लेकिन वो प्रिकॉशन लेकर चल रहे हैं और बयान भी इसलिए इस तरह के दिए जा रहे हैं कि हम ही सरकार बनाएंगे दोनों गठबंधन की तरफ से, ताकि जब तक मतगणना पूरी नहीं होती, जब तक आखिरी वोट काउंट नहीं होता, तब तक उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो वर्कर्स है, उनका उत्साह बढ़ाकर रखना बेहद ज़रूरी है। उन्हें एक आत्मविश्वास देते रहना ज़रूरी है कि सरकार उन्हीं की बन रही है। अगर अभी से ही किसी भी गठबंधन के नेता अगर हार मान लेते हैं तो काउंटिंग तक जो एनर्जी होनी चाहिए कार्यकर्ताओं में ज़मीन पर, वो दिखाई नहीं देगी। तो एक बहुत आम प्रक्रिया, इसी के तहत ये दोनों गठबंधन के जितने ही बड़े नेता हैं वो इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो ही जो है सरकार बनाने वाले, उनकी सत्ता आने वाली है। लेकिन उनके मन में भी बेचैनी ज़रूर होगी, क्योंकि लोकसभा के दौरान हमने ट्रेंड देखा जो अप्रत्याशित था, अभी भी कांटे की टक्कर कई सीट्स पर है। बड़े पैमाने पर निर्दलीय भी इस बार चुनाव मैदान में चुनाव से ही किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न भी बदला, कांग्रेस को बढ़त मिली, बीजेपी काफी पीछे छूटी और इसीलिए कांग्रेस जो है वो कॉन्फिडेंस में भी है साकेत। और इसीलिए नाना पटोले तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि भाई सरकार बनेगी महाविकास अघाड़ी की और नेतृत्व होगा कांग्रेस का। यानी जो हलचल है महाविकास अघाड़ी में वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्राची, देखिए, नाना पटोले की बयान की बात करें तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा जिस वक्त इनका सीट निर्धारण हो रहा था। सीट निर्धारण में हमने देखा कि किस तरह से महाविकास अघाड़ी में कई जगहों पर बातचीत में नाराजगियां निकलकर सामने आई और उस दौरान कई खबरें आई थी संजय राउत और नाना पटोले की नाराजगी की। उसी दौरान जब बातचीत हुई तो पता चला कि इन लोगों ने एक अलग तरह का फैसला लिया है और उसमें बताया है कि जिसकी सबसे ज्यादा सीट आएगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। और इसीलिए नाना पटोले का ये बयान बातों ही बातों में बहुत कुछ कह देता है कि
कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार का बनना, यानी कि कहीं ना कहीं वो इस पूरे मुद्दे को लेकर पॉजिटिव हैं। और ये भी बात अपने आप में बड़ी दिलचस्प है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त देखिए कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कितने सारे लोग रेस में हैं, दावेदारी में हैं, और जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं महायुति इसको लेकर पॉजिटिव है। महायुति के बीच लगातार ये निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार बनेगी। हालांकि एग्जिट पोल भी बड़े दिलचस्प हैं। अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज अगर 10 एग्जिट पोल हुए तो उनमें से 6 महायुति की तरफ, तो दूसरे 4 जो हैं वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। इन आंकड़ों का जो पूरा का पूरा एनालिसिस है वो लोकसभा पर तो कोई प्रतिक्रिया राजनीतिक दल दे ना दें, लेकिन अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अपने अपने लिहाज से वोटिंग प्रतिशत को पढ़ा जा रहा है और इसी वजह से नाना पटोले कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं और बयान भी उन्होंने दिया है। हालांकि संजय राउत काउंटर भी उसी तीखे अंदाज में कर रहे हैं। शुक्रिया आपका दिनेश और साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र में एक तरफ सुखबुगाहट है, महायुति और महाविकास आघाड़ी अपने अपने पक्ष में माहौल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प रही यूपी की 9 सीटें, जहां कल उपचुनाव हुआ। इन 9 सीटों पर कल मतदान हुआ, जिसमें काफी बवाल देखने को मिला। 6 सीटें ऐसी रही जिसमें हंगामे की खबर सामने आई। इस हंगामे के बाद समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा आरोप लगाया। शिवपाल यादव ने कहा कि पुलिस ने लोगों के वोटर आईडी कार्ड छीने, बूथों पर कब्जा किया। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी 9 में से 5 से 6 सीटें जीत रही है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। अगर इस तरह होता रहा तो फिर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। इसके बावजूद क्या लग रहा है? शिवपाल यादव जो आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, उन आरोपों का मतलब अगर आपको समझना है तो कल से आई तस्वीरों को आपको देखना होगा। कल उपचुनाव के दौरान 3 विधानसभा क्षेत्रों में भारी बवाल हुआ था। मीरापुर के ककरौली के थानेदार ने पिस्टल तान दी। ये तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर वायरल है। सीसामऊ में पूरे दिन बवाल चलता रहा। सपा उम्मीदवार ने वोटर्स को रोके जाने का आरोप लगाया, तो बीजेपी उम्मीदवार ने सपा पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर धरना दिया। तो खासकर जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, 9 सीटों के उन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कल पूरे दिन बवाल चलता रहा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते रहे। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, अगर यूपी के चुनाव के लब्बो लुभाव को समझें तो सबसे ज्यादा बवाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रहा। आपादापी इसी बात की रही कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को मिल जाए, तो सत्ता पक्ष की कोशिश ये रही कि इन वोटों में बिखराव हो जाए और फायदा सीधा बीजेपी को पहुंचे। प्राची, अगर बात किया जाए कल हुए उपचुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव था, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कल एक्टिव थी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार शिकायतें की गई और शाम होते होते यानी कि 5 बजे जब मतदान खत्म हुआ है, तो कुंदुर्की से जो प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान, उन्होंने निर्वाचन आयोग से ये तक मांग कर डाली कि कुंदुर्की का जो उपचुनाव है उसको रद्द कर दिया जाए। बावजूद इसके जो कल 9 सीटों पर वोट पड़े हैं प्राची, उसमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो 57% मुरादाबाद की कुंदुर्की सीट पे हुई है। यही वजह है कि जो वोटिंग ट्रेंड रहा है, और वोटिंग अगर 2022 के कंपैरिजन में हम देखें तो लगभग 13% इस बार इन 9 सीटों पर वोटिंग कम हुई है अगर 2022 के विधानसभा चुनाव से हम कंपेयर करते हैं। तो ऐसे में जो सियासी दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी लोग अपना गुणागणित करने में लगे हुए हैं कि कौन सा बूथ उन्होंने अच्छी तरीके से फतेह किया है और कहां उनकी कमजोरी रह गई है। तो दोनों ही दल जो हैं वो कॉन्फिडेंट जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन 13% का जो मतदान कम हुआ है पिछले चुनाव के कंपैरिजन में, वो कहीं
कहीं ना कहीं सियासी जो पार्टियां हैं उनको गुड़ा घड़ित करने पर मजबूर कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो किसी भी हाल में 6 से 7 सीटें जीत रही हैं। और अभी कुछ देर पहले शिवपाल सिंह यादव सीनियर नेता है समाजवादी पार्टी के, वो भी कह रहे थे कि वो भी 5 से 6 सीटें जीत रहे हैं। लोकसभा चुनावों में जो परिणाम रहे उसने बीजेपी को धक्का दिया तो समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंट हो गई। अब दोनों का ही लिटमस टेस्ट है कि क्या समाजवादी पार्टी वो बरकरार रख पाई है वेव, या फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी कर पाई है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक तरफ महाराष्ट्र और यूपी में वोट पड़े हैं तो दूसरी तरफ 2025 के चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि 2025 में राजधानी दिल्ली में दंगल होने वाला है और उससे पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने कमर कस ली है। आप चुनावी रणनीति तैयार कर रही है तो बीजेपी आपको घेरने के प्लान पर वर्क कर रही है। करप्शन के मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी के नेता मैदान में उतर गए हैं। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अटैक कर रहे हैं। आपसे बीजेपी में शामिल हुए कैलाश गहलोत भी मंच पर मौजूद हैं और केजरीवाल को घेरा जा रहा है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन प्लान आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जरूर बनाया गया है। बीजेपी के सांसद पार्टी छोड़ के गया हूं तो अपनी मर्जी से गया हूं। देखिए, बीजेपी के सांसद की बात आपको बताएंगे, उससे पहले कैलाश गहलोत को आप सुनिए। और मैंने विधानसभा में भी कहा, मैंने विधानसभा में कहा था कि मैंने कभी कोई डर के काम किया नहीं है। अगर बीजेपी के साथ जुड़ा हूं तो अपने बिल्कुल साफ मन से जुड़ा हूं, और अगर बीजेपी के साथ जुड़ा हूं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ और पूरी वफादारी के साथ काम करूंगा। ये मेरा हर एक कार्यकर्ता को वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कैलाश गहलोत। तो कैलाश गहलोत जो अभी अभी आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे कैलाश गहलोत और उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए, वो अब पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। तो वहीं आज आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक है जिसमें उम्मीदवारों के नाम को फाइनल किया जा सकता है।